नमस्कार कांग्रेसियों। आज भारत में आंदोलन करने की क्या विधि होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा गुरु, जो आंदोलन की तकनीक और विधि के विषय में अपने आप को भारतीय इतिहास में नहीं लेकिन विश्व इतिहास में प्रूफ कर चुके हैं, वो महात्मा गांधी हैं। आज मैं उनके 1930 में किए गए नमक सत्याग्रह के द्वारा ये बात संप्रेषित करने की कोशिश करूँगा कि आंदोलन कैसे किया जाता है, उसकी तकनीक क्या होनी चाहिए और उसकी विधि क्या होनी चाहिए। ये 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ, अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ महात्मा गांधी ने ये नमक आंदोलन की पदयात्रा आरंभ की, जो 5 और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर ख़त्म हुई। यह यात्रा 241 मील लंबी थी, लगभग 390 किलोमीटर। इसके जो आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ता थे, उन्हें एक शपथ पत्र भरवाया गया था, जिसमें 3 चीज़ें मुख्य थी। मैं जेल जाने से नहीं डरूंगा, मैं अगर सरकार ब्रिटिश साम्राज्य मुझे प्रताड़ित करता है तो मैं विचलित नहीं होऊंगा और मैं अहिंसक बना रहूंगा। इस शपथ पत्र पर गांधी जी ने सभी अपने जो नमक सत्याग्रही थे, के स्वयंसेवक थे, उनसे दस्तखत कराए थे और स्वेच्छा से उसमें शामिल होने वालों का में से ही चयन किया गया था। ये जो 78 लोग थे, इनका कंपोजिशन देखिए। इसमें 10 सत्याग्रही उत्तर प्रदेश से थे, 17 सत्याग्रही महाराष्ट्र से थे, 38 सत्याग्रही गुजरात से थे, बिहार और उड़ीसा से 2 सत्याग्रही थे, मद्रास से 6 सत्याग्रही थे, राजपुताना से 1 सत्याग्रही था। और आप देखें कि पंजाब से 3 और बिहार और उड़ीसा से, बिहार और उड़ीसा उस समय एक ही प्रदेश गिना जाता था, एक ही प्रांत गिना जाता था, उससे केवल 3 सत्याग्रही थे। इस प्रकार 78 सत्याग्रहियों के साथ महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलकर और 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन की ये यात्रा की। इस यात्रा का आप रूट भी देखिए। ये यात्रा गुजरात के 4 जिलों अहमदाबाद, बड़ौदा, भृगुकच्छ जिसे भड़ौच कहा जाता था, और सूरत, इन 4 जिलों से होकर गुजरी। ये यात्रा 48 गांव से गुजरी, 48 गांव से गुजरी और रास्ते में इसने 22 पड़ाव लिए। इन 22 के 22 पड़ावों पर, इन 22 के 22 पड़ावों की भी 2 विशेषता थी। गांधी जी अपने सत्याग्रहियों के साथ केवल उन्हीं गांवों में रुके जिन गांव वालों ने उन्हें आमंत्रित किया था। वह किसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य का कोप भाजन नहीं बनने देना चाहते थे। जो लोग स्वयं सत्याग्रह में योगदान करना चाहते थे, उन गांव में ही वो गए और रात को रुकते थे और वो भाषण अपना जनता को संबोधित करते, जनता उनसे जुड़ती थी और अगले दिन सुबह वो यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। लगभग 16 से 19 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन करते थे। 24 दिन की यात्रा उनकी 5 अप्रैल 1930 को ही पूरी हो गई थी। वो रात्रि को वहाँ पहुँच गए, लेकिन जो नमक कानून तोड़ा वो अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे दांडी नामक स्थान पर उन्होंने एक मुट्ठी नमक लेकर वह नमक कानून तोड़ा। अब इसकी एक और आप एनालॉजी देखिए। क्या जिस समय 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आरंभ किया,
और जिस दिन तक 6 अप्रैल 1930 तक जो गांधी जी का आंदोलन पदयात्रा और नमक सत्याग्रह की यात्रा चली, जिसमें हर पड़ाव से रास्ते में लोग जुड़ते चले गए, और जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो वहाँ उनके पास 60,000 से अधिक लोगों की भीड़ थी। ब्रिटिश साम्राज्य चुप रहने वाला नहीं था। लेकिन आप एक बात पर गौर करिए, क्या उस समय केवल गांधी ही कांग्रेस में नेता थे? आप देखिए, इलेक्शन चुनाव ये जो उन्होंने किया था, पद्धति का जो चुनाव किया था आंदोलन की, उसे देखिए। किसी भी बड़े नेता को नमक सत्याग्रह में साथ नहीं लिया गया था, लेकिन प्रत्येक बड़े नेता को उसका उत्तरदायित्व पहले से निर्धारित करके सौंप दिया गया था कि यदि गांधी जी गिरफ्तार होंगे तब कौन आंदोलन को नेतृत्व देगा, अगला व्यक्ति गिरफ्तार होगा, अगले क्रम में कौन आंदोलन को संभालेगा। इसी क्रम में ये सारे बड़े नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे। और जैसे ही गांधी जी ने ये नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को, सरदार पटेल पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, उन्हें 3 महीने की सजा हुई। पंडित नेहरू को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। 5 मई 1930 को आधी रात को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया कराड़ी गांव से, और 2 स्टेशनों के बीच में एक मेल ट्रेन को रोककर गांधी जी को उसमें चढ़ा दिया गया, जिससे लोगों को गांधी जी की गिरफ्तारी का पता ना चले। इसी क्रम में, इसी आंदोलन के क्रम में जो एक सबसे बड़ी विश्व प्रसिद्ध घटना हुई, वो 21 मई 1930 श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में उनके जो वॉलेंटियर थे, धरसाना नमक कारखाने पर उन्होंने धरना दिया, और जो अमेरिकन प्रेस ने उसका जो वर्णन किया है वो देखने लायक है कि सत्याग्रही कतार में जाते थे, ब्रिटिश पुलिस उनके सर पर डंडे बरसाती थी, वो गिरकर बेहोश हो जाते थे, और सरोजनी नायडू के सत्याग्रही उन्हें उठाकर उनकी उपचार पट्टी के लिए ले जाते थे। किसी सत्याग्रही ने कोई हिंसा नहीं की, कोई प्रतिवाद नहीं किया, किसी भी तरह से। पूरे विश्व में इस घटना ने नमक सत्याग्रह को विश्वव्यापी घटना बना दिया, और अहिंसा के उस महान पुजारी और उसकी कृतित्व और उसे कार्य व्यवहार में ढालने वाले महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह विश्व प्रसिद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित हो गया, और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और लगभग उन्हें 1 साल तक जेल में रखा गया। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद महात्मा गांधी को जेल से छोड़ा गया। आंदोलन की तिथियों की बात को भूल जाइए, उसमें एनालॉजी देखिए। उसमें सारे प्रांतों से सामान्य कार्यकर्ताओं को लिया गया, और सामान्य कार्यकर्ताओं को लेकर यात्रा शुरू की गई, और केवल उन्हीं गांव में उस यात्रा के पड़ाव रहे जिन गांव वालों ने गांधी को अपने आप बुलाया था, अर्थात आमंत्रित किया था। अर्थात एक भी किसी बड़े नेता को साथ लेकर यात्रा नहीं की गई, लेकिन प्रत्येक नेता को उसका दायित्व सौंपा गया था। अभी भी यदि कांग्रेस को वास्तव में जनता से जुड़ना है तो उपमान बदल गए हैं, आयाम बदल गए हैं, संपर्क की विधि में परिवर्तन हो सकता है, समस्याओं का आयाम और रूप बदल गया है। हम दकियानुसी तरीके से केवल उसी शब्द को लेकर पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन विधि गांधी वाली ही अपनानी होगी। जनता से संपर्क करने के लिए जनता के पास जाना है, जनता को अपने पास बुलाने की कोशिश मत करिए। जैसे हमें आपने ट्रेनिंग के लिए अपने यहाँ बुला लिया, बहुत अच्छे, हमें ट्रेनिंग दे दी, अब हमने आप लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। हम बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े मतलब अच्छे टेंटों में बड़े अच्छे सामियाने लगा के, कहीं बड़े अच्छे होटल में, कहीं अच्छे बारात घर में आपका स्वागत कर रहे हैं। आपने हमारा ट्रेनिंग में स्वागत कर दिया, हमने आपको बुलाकर अपने शहर में आयोजन कर दिया। तो इससे तुम हमसे जुड़े, हम तुमसे जुड़े।
जनता कहाँ गई बीच में? यदि जनता को जोड़ना है ना, तो जिन टीमों को आप बना रहे हो उन्हें गांव में भेजिए, और जब वो गांव में जा रहे हैं ना, फिर आप उनके गांव के काम का ऑब्जर्वेशन करिए। आप केवल उस काल के जो उपयोग किए गए आंदोलन के संकेत थे ना, जो प्रतीक थे, अब उन्हें बदलना होगा। कायिक श्रम है जो गांधी ने लिया था लियो टॉलस्टॉय से, ब्रैड लेबर से, लेकिन अब कायिक श्रम नहीं पढ़ाना है। मैं ये नहीं कह रहा श्रम का महत्व नहीं है, श्रम का महत्व समझाना है, लेकिन अब नरेगा पढ़ाना है, महानरेगा पढ़ाना है। उसके जनक, उसके उत्सर्जक, उसको लागू करने वाले को पढ़ाना है। अब यदि कांग्रेस को आम लोगों से जुड़ना है तो उसे ये हम 50-60 लोगों को लगा के 1 घंटे का श्रमदान नहीं, अब ग्रामीण स्तर पर यह बताना होगा कि कांग्रेस ने किस प्रकार नरेगा, महानरेगा दिया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर उसे रोजगार के साधन के रूप में मान्यता मिली। वह कांग्रेस की देन है, कांग्रेस गांधी की देन है, और कांग्रेस की देन नरेगा है। और नरेगा ब्रैड लेबर और कायिक श्रम और गांधी के श्रमदान का और उसके श्रमदान के मूल्य का नया प्रतिमान है। इसे इस रूप में लागू करिए। केवल पढ़े लिखे 50 लोगों को बुला के आपने 1-1 घंटा श्रम करा दिया, हमने फिर आप लोगों को 15 जगह कैंप करके बुला लिया, तो संपर्क तो आपके और हमारे ही बीच में हो रहा है ना, जनता से तो संपर्क नहीं हो रहा। इसलिए हे कांग्रेस के कर्णधारों, हे कांग्रेस के आधुनिक नायकों, गांधी के इंप्लीमेंटेशन में इनोवेशन लाइए और गांधी को गांव में ले जाकर दोबारा से जो तुमने रूप उसका दिया है, श्रम के महत्व का, रोजगार के महत्व का, गरीब को रोजगार के महत्व का, उसे जाके संप्रेषित करिए, तब लोग जुड़ेंगे। आपने बोला कि हमें ट्रेनिंग दे दी, हमने आपको बुला के आपका सम्मान कर दिया, इससे कोई नहीं जुड़ेगा, जनता नहीं जुड़ेगी इससे। ये तो हमारे और आपके बीच में खुशफहमी बनी रहेगी। सुनकर यदि अच्छा लगे तो विचार में से कुछ ले सकते हो, तो अपने कार्यक्रम को इनोवेटिव बनाइए, नहीं तो जय हिंद, जय भारत।